डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपसे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बचे हुए पार्ट तथा उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप को, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियोज़ आते हैं उसको आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आप तक अच्छी से अच्छी भाषा में, सरल से सरल भाषा में अच्छे से अच्छे कंटेंट्स पहुंचाने के लिए हम भी प्रेरित हो सकें। तो टाइम बिना लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने आपको बताया कि आज का टॉपिक भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट का कुछ बचा हुआ भाग है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणा। तो इसमें हम मोल की डेफिनेशंस 3 आपको बता चुके हैं। आज हम कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे कि जैसे किसी भी परमाणु का मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है या परमाणु भार होता है ग्राम में, परमाणु भार को कहते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी अणु का मोलर द्रव्यमान उसके अणु भार को कहते हैं। उसके एक अणु के भार को या अणु भार को कह सकते हैं। अणु भार को किसमें हो? ग्राम में। तीसरा पॉइंट, किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या का गुणांक ही उसका एक मोल में संख्या होता है। जैसे अगर H2SO4 है और कहा जाए कि इसके एक मोल में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अलग अलग बताना हो, इसका लिया गया कितना? 1 मोल। और इसमें कितने मोल हाइड्रोजन के परमाणु हैं, कितने मोल सल्फर के परमाणु हैं और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के परमाणु इसमें एक अणु में 2 हैं, तो 2 × 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो कॉमन होती है, अर्थात एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, ये हो जाएगी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या H2SO4 में। अर्थात H2SO4 का अगर 1 मोल लिया गया है तो उसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि सल्फर का एक ही परमाणु है, इसलिए इसके परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 × 10⁻23। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4 × 6.022 × 10⁻23। तो आपने देखा कि किसी भी अणु के 1 मोल में उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में कितने जो भी परमाणु होंगे जिनसे मिलकर के वो बना है अणु, तो उसके अणु के 1 मोल में उन विभिन्न परमाणुओं की संख्या उनके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के जो है एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर देने पर वही उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात H2SO4 के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी कितनी? 4, 4,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0 और 6 2 जा 12 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसी प्रकार से सल्फर के परमाणुओं की संख्या उतनी ही हो जाएगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4 में 4 गुणे एवोगैड्रो नंबर, अर्थात 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। तो अलग अलग परमाणुओं की संख्या इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान, एक परमाणु का जो ग्राम में परमाणु भार होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। अणु का मोलर द्रव्यमान, उसके अणुभार को, ग्राम में अगर उसका अणुभार है तो उसी को मोलर द्रव्यमान उसका कहेंगे। अब मोल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स लेते हैं कि 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम CH4 में 1.6 ग्राम CH4 में मीथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए यहां पर आपको भार दिया गया। हमने मोल का जो दूसरा डेफिनेशन बताया था उसमें हमने बताया था, एक सूत्र बताया था कि मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया भार ग्राम में बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अणुभार जिसे अभी हमने आपको बताया कि उसी को मोलर द्रव्यमान कहते हैं अगर ग्राम में लिखा हो तो भार बटे अणुभार। तो यहां पर आपको दिया क्या है, भार दिया है, और CH4 का अणुभार क्या होता है दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, भार। क्या दिया गया है 1.6 ग्राम, और अणुभार किसका है, अणुभार मीथेन का। तो CH4 या मीथेन का अणुभार बराबर कार्बन का भार होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 इक्वल टू हो गया 16। तो अब इस सूत्र में रख दीजिए, भार भी मिल गया आपको, अणुभार भी मिल गया, तो मोलों की संख्या हो गई आपकी मोलों की संख्या जिसे हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। भार आपका दिया गया है 1.6 ग्राम और अणुभार या मोलर द्रव्यमान उसका है 16 ग्राम। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। ये मोलों की संख्या हो गया, अर्थात 1.6 ग्राम मीथेन अगर लिया जाए, मीथेन के अणुओं की संख्या, तो आप यहां पर मोलों की संख्या निकल गया आपका। अब मोलों की संख्या कितना आ गया 1.1 ग्राम, ग्राम कह रहे हैं, ये मोलों की संख्या है, ग्राम ग्राम कट गया दोनों, 0.1 आ गया मोल, 0.1 मोल। अब इसमें मीथेन के अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अभी आपको हमने पहले बताया कि चूंकि किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें उस पदार्थ की कणों की संख्या होती है, चूंकि 1 मोल
CH4 में उसके अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अर्थात अगर मीथेन का 1 मोल लिया गया है तो उसमें उसके इतने अणु होंगे। तो अब यहाँ पर कितना मोल आया है? 0.01। तो इसलिए 0.1 मोल 0.1 मोल CH4 में उसके अणुओं की संख्या, तो क्या होगा इसमें 0.1 या 0.1 इसको कह सकते हैं, या 0.1, कोई भी अंतर नहीं है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 1। तो अब आप देखिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसमें आप, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट हम हटाते हैं तो ये कुछ नहीं अंतर होगा, केवल घात में अंतर, एक कमी आ जाएगी और ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ये 23 था, अगर यहाँ से माइनस हटाएं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और जब ये जीरो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा 10⁻1, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इससे घट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया कि अगर 1.6 ग्राम मीथेन लिया गया हो तो उसमें मीथेन के कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻22, 23 नहीं बल्कि 22, इतना कम हो गए, क्योंकि 1 मोल में इतना होते हैं। इतने क्या होंगे? इतने अणु होंगे किसके? मीथेन के। तो एक न्यूमेरिकल तो ये था। अब और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है कि सल्फर के कितने मोल में उतने अणु होंगे जितना कार्बन के 3 ग्राम में होंगे। या इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे रूप में ले लें कि सल्फर का कितना ग्राम लिया जाए कि उसमें उतने ही परमाणु हों जितने कार्बन के 3 ग्राम में हैं। अर्थात सल्फर की वह मात्रा, वह ग्राम में मात्रा जिसमें सल्फर के परमाणुओं की संख्या 3 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। अर्थात ये कह रहा है कि जितने कार्बन के 3 ग्राम में परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु अगर सल्फर के लिए हों कितने ग्राम में हो जाएंगे। अगर हम कार्बन का 3 ग्राम लेते हैं उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतने ही परमाणु सल्फर के अगर हम लें तो कितना ग्राम हो जाएगा वहाँ पर उसका भार। तो सबसे पहले आपको 3 ग्राम जो कार्बन है इसके
मोल की संख्या निकाल लेते हैं। क्योंकि भार दिया गया है तो कार्बन के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर भार दिया गया है क्या 3 ग्राम बटे इसके मोलर द्रव्यमान या एक परमाणु का भार हमने अभी आपको बताया है, तो ये होता है आपका 12 भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर चूंकि परमाणु लिया गया है तो उसका परमाणु भार होगा, तो 3/12 तो ये हो गया आपका 1/4। तो 1/4 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाया और यहाँ पे 0 8 हो गया, 4 दूना 8 2 10, फिर 20 और 4 5 20। तो ये हो गया आपका 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका बराबर 0.25 मोल, अर्थात 0.25 मोल अगर सल्फर भी लिया जाए तो चूंकि उतने ही उसके भी परमाणु हो जाएंगे। यहां पर भार दिया था, यहां पर मोल आ गया। अब इतने ही ग्राम में जितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं उतना ही सल्फर का परमाणु कितने ग्राम में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर कार्बन के मोलों की संख्या अगर प्राप्त हो गई तो अब इतना ही मोल हम सल्फर के लिए रख लें, क्योंकि मोलों की संख्या में उतने ही परमाणु होंगे। तो अब इतना मोल सल्फर लेने के लिए कितना ग्राम चाहिए, वही उसके अणुओं की संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो अब आप देख लें यहाँ पर सल्फर के या सल्फर का भार, सल्फर का भार। तो सल्फर का भार कैसे निकालते हैं, अभी आपको हमने दिया था, यहाँ पर लिख देते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार या भार बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अब भार निकालना हमें, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, मोलों की संख्या गुणे, अर्थात यहाँ पर भार बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा n इंटू अणुभार। और चूंकि यहाँ परमाणु है तो अणुभार की जगह पर परमाणु ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर का भार बराबर होगा, क्या होगा, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, सल्फर के मोलों की संख्या। और सल्फर के मोलों की संख्या कितनी होगी भाई, वही तो पूछ रहा कि 3 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणुओं की संख्या के लिए सल्फर कितना ग्राम लिया जाए। तो मोलों की संख्या तो इतनी हो जाएगी इंटू, अब यहाँ पर सल्फर का परमाणु भार ले लिया जाएगा। तो सल्फर का परमाणु भार होता है 32, द्रव्यमान संख्या उसकी होती है 32। तो यहाँ पर सल्फर का लिया जा रहा है तो मोलों की संख्या हो गया 0.25 मोल इंटू, अब द्रव्यमान संख्या कितना हो गया या ग्राम में आएगा ये 32। तो ये इसका जो भार होगा, तो यहां पर आपको वही तो ग्राम में पूछ रहा, तो यहां पर मोलों की संख्या हो गया और इसका भार हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिए इसको, जो है 0.25 इंटू 32, तो ये हो गया आपका 8 ग्राम, अर्थात सल्फर का जितने परमाणु कार्बन के 3 ग्राम में होंगे उसके उतने ही परमाणुओं की संख्या अगर आपको सल्फर की चाहिए तो उसके लिए आपको 8 ग्राम सल्फर लेना पड़ेगा। 8 ग्राम सल्फर लेंगे तब
सल्फर के उतने परमाणु आपको प्राप्त होंगे जितने परमाणु कार्बन का 3 ग्राम में था। तीसरा लेते हैं एग्जाम्पल। एसटीपी पर 1 ml 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर कह रहा कि एसटीपी पर 1 मिलीलीटर किसी गैस में, कोई गैस है जिसका 1 मिलीलीटर आयतन लिया गया है, उसके मोलों की संख्या बताइए। अर्थात एसटीपी पे कोई एक गैस का 1 मिलीलीटर लिया गया, उसमें मोलों की संख्या। तो अभी आपको हमने पहली परिभाषा, तीसरी परिभाषा जो मोल की बताई थी कि एसटीपी पर किसी भी गैस का 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर आयतन अगर है तो उसके 1 मोल होंगे। उसमें किसी भी गैस, एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन इतना होता है। वहां पर कितना है? मिली में है। तो ले लीजिए कि चूंकि 22,400 मिली बराबर होता है 1 मोल, इसलिए यहां पर क्या है? 1 मिली है। जब 22,400 मिलीलीटर होता है तो वह 1 मोल का आयतन होता है, इसलिए 1 ही मिली है। तब क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 मोल, 1 मिली है ये, और गुणे 1 मोल बटे 22,400 मिली। तो ये मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटे 22,400, ये हो जाएगा मोल। आपको मोल ही निकालना है कि अर्थात एसटीपी पर किसी 1 मिलीलीटर किसी गैस में उसके मोलों की संख्या निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 बटे 22,400 मोल। इतने मोल क्या हो जाएंगे? किसी गैस के एसटीपी पर 1 मिली में उसके मोलों की संख्या इतनी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इन्हीं तीनों पहलुओं को हमने छुआ है, और आप इसको पूरा वीडियो देखें। और अगर कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और हम प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर जो है किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगा, चाहे वीडियो बना करके या व्हाट्सएप के माध्यम से, कैसे भी। तो इसको आप जो है चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोज़ आते हैं उसको पूरा देखेंगे, तभी आप वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।